नमस्कार। चंद्रा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अपने करंट अफेयर की सीरीज में थोड़ा सा और एक स्टेप आगे जाते हुए अब आपके लिए यूनिक तरीके से करंट अफेयर के फैक्ट्स विद कॉन्सेप्ट आपके लिए ले आया गया है। अब ये जो करंट अफेयर वाला सीजन होगा, ये आपके लिए एक मैगजीन्स की तरह हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे, एप्लीकेशन पे भी आपको बहुत ही नॉमिनल वे में या फिर डायरेक्टर साहब की जितनी मर्जी हो वो आपको फ्री में भी उपलब्ध करवा सकते हैं। बट ये कि बहुत नॉमिनल चार्जेस और शायद ना भी हो। अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो हम लोग इसी वे में कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा आपको एक मंथ वाइज जो हम लोग कॉम्पैक्ट करते थे वो भी आपके लिए बहुत ही अच्छी और जिस्ट तरीके से दिया जा रहा था। आइए अब हम लोग चूंकि ये फरवरी महीना है तो हम लोग जनवरी को स्किप करते हुए, चूंकि हमने जनवरी का करवा दिया था करंट अफेयर, अब ये फरवरी से कंटिन्यूस करते हैं कुछ नए तरीके से जिसमें आपको शायद मजा आए और देखने में भी अच्छा लगे। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं तमाम सारे वो एग्जाम जो आपके लिए हैं और उन एग्जामों में जितना भी कॉन्सेप्ट आप करंट अफेयर के देख रहे हैं वो करंट अफेयर कम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज्यादा लग रहा है। तो इसलिए आपको उसके बारे में जानना समझना बहुत ही आवश्यक हो जाता है और ये चीजें आपको देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, नहीं तो आपको फायदा कम होगा। ये पर डे बेसिस पे है, ये भी हम आपको बता देते हैं, और एक कंपाइल्ड मैगजीन हम आपको देंगे ही देंगे। ठीक है ना, बात समझते हैं जरा सा। फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में 2019 के 66वें स्थान से लेकर के 38वें स्थान पे पहुंच गया है। तो इस पे जरा सा हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि भाई ये 66वें स्थान पे पहुंचा है तो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है और इस पे काम कैसे करना है, समझना है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो जस्ट सेकेंड ओके। थोड़ा सा भाई रिटन कॉन्सेप्ट कहाँ गया, टेक्निकल ग्लिच है भाई। टूल्स, हाँ ये टूल्स आ गया भाई। हाँ, अब हम आप लोगों को पूरा ध्यान से और विस्तार से इसके बारे में समझाते हैं कि आखिर ये क्या है और क्यों है। क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जानकारी है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में जब जानकारी, इसके बारे में समझते हुए एक अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए ये है, क्योंकि स्लाइड्स ये आपके लिए एकदम बिल्कुल न्यू है और बड़े यूनिक तरीके से समझाने की कोशिश की। क्योंकि भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2025 में कुछ अपना स्थान जो है बढ़ा लिया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपना स्थान बढ़ा लिया था, लेकिन कैसे? 2025 में जो 38वां स्थान है हासिल करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। क्योंकि ये मामला इनोवेशन इंडेक्स में भारत बहुत अधिक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जितना है ये बेसिकली हर साल संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म वीपो बोलते हैं, वीपो WIPO वीपो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह देश इनकी इनोवेशन क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर रैंक देता है और यही रैंक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सबको ध्यान में रख करके आपको ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को प्रदान करता है। तो क्वेश्चन सबसे पहला काम यह होगा कि इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कितना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, तो आप लोगों को पता हो जाएगा, है ना, 38वां स्थान। साथ ही ये देता कौन है? तो विपो देता है। इतनी बात अगर आप लोगों के दिमाग में आ गई हो तो बहुत अच्छी बात है। 2025 में भारत ने कुछ और अच्छे काम किए हैं जिसका दुनिया भर की जो लगभग 139 अर्थव्यवस्थाएं हैं उसको शामिल किया गया। अब कहेंगे सर ये वाला कॉन्सेप्ट बताने की क्या जरूरत है, हमारे एग्जाम में तो सिर्फ यही पूछ रहा था ना ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कितना है, तो आप बता के निकल जाते। 2025 में जो है 38वां रैंक है, ये सब बताने की क्या जरूरत है? तो ये सब बताने की इसीलिए जरूरत है कि अब एग्जामिनेशन के फॉर्मेशन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं साहब। अब इतना चेंजेस आ रहे हैं कि उस चेंजेस में अगर आप इसका डिटेल एनालिसिस नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन करना
और कॉन्सेप्ट को समझना। क्योंकि भारत के सुधार के पीछे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कई सारे कारण हैं। अब इसके बारे में भी मोटा मोटा जान लें। ये आपको पर डे बेसिस पे टेलीग्राम पे मिल जाया करेगा। चीजें अच्छी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे पीएलआई स्कीम जैसी पहलों के माध्यम से मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी का समर्थन, स्टार्टअप, रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा सुधार हुआ है। और जो भारत के बहुत सारे प्रमुख शहर है ना, उसमें इनोवेशन के क्षेत्र में बहुत बढ़िया बढ़िया विकास हुआ है और उसे इनोवेशन हब बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने सारे शहरों को, आपने देखा होगा, तो बहुत यूनिक तरीके से उन्होंने ओडीओपी स्कीम्स लागू करी हैं और बहुत अच्छे से उसमें सुधार भी किया जा रहा है। तो अब एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स बताने के पीछे का मकसद क्या। क्वेश्चन ये रहा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में जो भारत का स्थान है ना साहब, भारत का स्थान कौन सा है, तो 38वां है। आंसर सिर्फ इतना। तो दूसरा वाला क्या क्वेश्चन हो सकता है, इसको देता कौन है, तो कौन देता है साहब, विप्रो देता है। किसका है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इतनी बात समझ में आई क्या। अब एक और इमेज देखते हैं, एक और इमेज देखते हैं। ये केरल सरकार के बारे में है, एक बड़ा अच्छा स्लाइड। अगर आपको छोटी लगे या अक्षर ना समझ में आए या पढ़ने में दिक्कत हो तो आप कृपया कमेंट करिएगा, हम लोग इसमें सुधार जरूर करेंगे। मुझे जहां तक लग रहा है कि ठीक ही है, बट ये है कि थोड़ा छोटा आपको लग सकता है। अगर लग रहा है तो आप कमेंट जरूर करेंगे कि हाँ ये स्लाइड छोटी है या हमें थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपने एनपीएस के बारे में खूब सुन रखा है, एनपीएस, ओपीएस, है ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, ये खूब आपने जिक्र किया था और खूब सारा विवाद भी अभी चल ही रहा है ऑलमोस्ट। तो केरल राज्य ने कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह एस्योर्ड पेंशन स्कीम का एक स्वरूप लगा दिया है। एस्योर्ड पेंशन स्कीम क्या है, ये जरा इसको समझते हैं। केरल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम की जगह एक नई एनपीएस योजना लाई है। यह जो घोषणा है वित्त मंत्री के एन बाल गोपाल ने विधानसभा केरल राज्य में जो बजट है 2026-27 का, उसमें उन्होंने पेश कर दिया। अब ये ऑप्शन था कि कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहता है या उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम में रहना चाहता है या नई पेंशन स्कीम में रहना चाहता है। तो क्या ये आपको नहीं लगता कि ये केंद्र सरकार ने पहले ही कर रखा है, तो बिल्कुल कर रखा है, बट इसमें कुछ बदलाव केरल सरकार ने किए जिसकी वजह से हमारे न्यूज में शामिल है। क्या शामिल है भाई, एश्योर्ड पेंशन स्कीम का मतलब यही होता है कि हमारा जो रिटायरमेंट है ना सरकारी कर्मचारी बनने के बाद, जैसे अभी आप पीजीटी का एग्जाम देंगे, इमारस का देंगे, केवीएस का देंगे, है ना, जिन लोगों को भाई इमारस पीजीटी हुआ है उनके लिए बहुत बहुत बधाई। वो लोग आपस में एकदम बेहतरीन तरीके से कोऑर्डिनेशन करके मेंस की तैयारी करें। और अगर आपको उसमें भी कुछ शंका लगती है, समाधान लगती है या आपको डाउट लगता है, तो आप जरूर संपर्क करें चंद्रा क्लास से, ताकि आपका मदद पूरी तरीके से किया जा सके। किस मामले में भाई, मेंस के मामले में, है ना, मेंस के मामले। किसका मेंस, ईएमआरएस, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, पीजीटी के एग्जामिनेशन में जो रिटन सेक्शन है और 40 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज है, 15 क्वेश्चन आपके क्या है, रिटन है। उस 60 नंबर लाने का जुगाड़ कहां से होगा, कैसे आप लिख करके पार पाएंगे, उसके लिए आप हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर जरूर संपर्क करें जो नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है ना। बेहतरीन तरीके से आपको एक जगह पे आपका जो डाउट सेशन है, आंसर राइटिंग है, या फिर इस तरीके से आपको केवीएस का भी एग्जाम आने वाला, उसमें क्या हेल्प मिल सकती है, आपके लिए बिल्कुल भी ऑप्शन खुला हुआ है। हाँ, तो फिर हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये था कि एश्योर्ड पेंशन स्कीम में जो केरल सरकार ने किया है, केरल सरकार ने किया साहब, देखो पहली बात तो ये है कि आपको जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी उनकी आखिरी जो बेसिक सैलरी होगी, मान लीजिए आखिरी बेसिक सैलरी आपकी 1.5 लाख रुपए बनती है एज ए पीजीटी यूजीटी अभी 7वें के हिसाब से, तो उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। पेंशन का मतलब पेंशन महीने वाली पेंशन राशि में महंगाई रहा, डीआर भी शामिल होगा, है ना, डियरनेस
सरकारी कर्मचारी और दोनों सरकार और कर्मचारी दोनों के योगदान को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा और यह 1 अप्रैल 2026 तक जारी होने की पूरा का पूरा उम्मीद केरल सरकार ने दे दिया है। आपको यह टॉपिक इसलिए बताया गया क्योंकि एनपीएस पे पहली बार इस तरीके का गाइडलाइंस लाने वाला पहला स्टेट कौन, तो केरल है ना, एनपीएस के लिए। बढ़िया। एक और खबर इनके बारे में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कौन है ये, और नहीं समझ पा रहे तो हम बता दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि पूर्व भारतीय हॉकी कोच है ये भैया, हॉकी कोच है, और ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज माइकल नोप्स का 72 साल की उम्र में निधन हो गया। अब माइकल नोप्स, सिर्फ इतनी सी बात रहेगी, ये किस खेल से रिलेटेड है, तो हॉकी से, है ना। क्या ये भारत की हॉकी टीम को कोच किए, तो आंसर है हाँ। तो 72 की उम्र में, लंबी उम्र मतलब लंबी बीमारी इनको चल रही थी पहले से इनको, और उसकी वजह से इनका देहांत हो गया। वो हॉकी की दुनिया में खेलने और कोचिंग दोनों के लिए योगदान के लिए जाने जाते थे। कौन, इनका नाम क्या, हॉब्स, याद रखिएगा, माइकल हॉब्स, माइकल नॉब्स, माइकल हॉब्स, आप जो कह पाए, नॉब्स कहिएगा भाई, हॉब्स नहीं, नॉब्स, NOBS, नॉब्स, ठीक है। खेल और करियर में जो विरासत है इनकी, नॉब्स 1979 से 1958 के बीच में अपना खेल का जौहर दिखाए थे। क्या दिखाए थे साहब, इन्होंने एक डिफेंडर के तौर पे अंतरराष्ट्रीय हॉकी में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया पहली बार, और 76 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और एक गोल किया, और वहां से लॉस एंजलिस ओलंपिक में भी इन्होंने अपना खेल खेला था। अपने फिटनेस, भरोसेमंद जो है प्लेयर राइडिंग के तौर पे, या यूं कह के अपने पूरे प्रोफेशनल रवैये के लिए जाने जाते थे, और इसीलिए भारतीय हॉकी टीम के कोच भी रहे थे। तो आप ये बताने की कोशिश करिएगा, ये समझने की कोशिश करिएगा कि ये डिटेल्स आपके लिए कितनी काम की हैं। आप मैगजीन्स पढ़ते हो, समझ लीजिए पूरा का पूरा आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, या यूं कहे कि आपके लिए पूरा उपलब्धता है। कई सारे बच्चों ने पिछले स्लाइड में या पिछले तरीके से जो हम बुक पढ़ रहे थे, पूरे महीने का एक करंट अफेयर, उसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत शॉर्ट तरीके से बता देते हैं, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमारे छूट जाते हैं। तो हम ये डिटेल लाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये फुल डिटेल्स है, उसमें आप एक्सट्रैक्शन के तौर पे जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ जाइए और अपना काम आगे बढ़ाते रहिए। बट अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा है और वो बहुत छोटा, तो एक और तरीका हो सकता है कि हम बीच का कुछ लाएंगे और आपके बेनिफिट्स के लिए जितना हो सकता है उतना जरूरी करवाया जाएगा, है ना। तो माइकल नॉब्स के बारे में कहानी थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका देहांत हो गया है, और देहांत वाले सेक्शन में आपको जरूरी, ये आपको होम्योपैथ की तरह काम करेगा साहब। आयुर्वेदिक दवाएं जो होती है ना, आयुर्वेदिक दवाएं उसकी तरह काम करेगा। क्यों काम करेगा, क्योंकि अगर आप पर डे बेसिस पे यहां पे देखते रहते हैं तो आपको फायदा तो ये हो जाएगा, है ना। एक तो टीचिंग एग्जाम पे आपको ध्यान देना है, करंट अफेयर पे टाइम बच्चों को कम जाता है, और आजकल करंट ऐसा पूछ रहा है कि आपका भी हला भला हो जाए। तो पॉइंट ये है कि भैया इसको देखने से आपका फायदा निश्चित रूप से होगा। अब जो जो मुद्दे आपके विवाद में आए उनके बारे में भी चर्चा आना जरूरी है। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026, आपने यूजीसी बिल के बारे में सुना होगा, लेकिन इसका फुल नाम क्या है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। क्या है भैया ये यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें ये इस पे रोक लगा दी गई, स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। अब क्वेश्चन यही है कि थोड़ा सा यूजीसी के बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, जहां पे आपके इसके बाद आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है जरा समझते हैं, देखिए जरा पॉइंट को समझते हैं। ये आपको भी दिख रहा है, बढ़िया बढ़िया तरीके से समझते हैं। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ना, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है ना, ये उच्च शिक्षा संस्थानों को, अब वहां पे यूजीसी इक्विटी क्यों लाने की बात की गई, कि वहां पे कुछ असमानताएं हो रही थी। असमानता का मतलब यह है कि वहां पे कुछ भेदभाव रिलेटेड SC ST OBC वर्सेस जनरल कास्ट के बच्चों के तौर पे हो रहा था। अभी हो रहा था नहीं हो रहा था ये आप ज्यादा बेहतर समझोगे क्योंकि सब लोग ग्रेजुएशन करके ही आए होंगे। तो पॉइंट ये है कि समानता को बढ़ावा देने वाला ये रेगुलेशन था 2026 का,
इस पे अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है। उस अस्थायी रूप से रोक लगाने के दौरान कोर्ट ने क्या कहा कि भाई, कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक जो 2012 के यूजीसी इक्विटी नियम में चल रहा था यही चलेगा। 2012 में भी एक रेगुलेशन आया था, उसी को चलाने की बात कही गई। और यह रोक आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने दिया और यूजीसी को एक नोटिस भी दिया कि भैया ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, इस पे आप जरा सुधार करो। अब थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं कि मोस्टली ये आया क्यों और लाने के पीछे कारण क्या है। तो कारण जरा समझते हैं। नए यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 की जो पृष्ठभूमि, ऐसे मान लेते हैं कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का उच्च न्यायालय में जो समानता को बढ़ावा देने के लिए बिल लाया गया था, पहली बात तो यही। और इस नियमों का जो मकसद था विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में भेदभाव को रोकना था, खासकर जाति आधारित भेदभाव, है ना, जाति आधारित भेदभाव। इन रेगुलेशन में कैंपस में भेदभाव के मामले से निपटने के लिए नई परिभाषाएं, शिकायत तंत्र, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का प्रस्ताव करने की बात कही गई थी। फिर एक लास्ट पॉइंट बोला गया कि नहीं भैया देखो, 2012 का जो मौजूदा इक्विटी रेगुलेशन था ना, उसमें थोड़ी कमी है, उसको हम सुधार करेंगे 2026 वाले में। बट जैसे ही नोटिफाई हुआ उसके बाद तमाम सारे लोगों के विरोध की वजह से, या यूं कहें कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस की वजह से इस चीज पे ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगाई गई है। बोला गया कि नहीं, ये चीज में कुछ दिक्कत है, इसमें सुधार किया जाए और सुधार करने के बाद इसको अप्लाई किया जाए। अब ये तो रहा मेन पॉइंट जो अब तक हुआ, लेकिन आगे की घटनाओं पे हम लोग नजर रखे रहेंगे और इसके बारे में जो भी फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर चर्चा बनी रहेगी। ठीक है। दक्षिण कोरिया। अब ये दक्षिण कोरिया अगर आप लोगों को नहीं दिखेगा तो कृपया करके जरूर कमेंट करें, ताकि ये आपको बेहतर तरीके से बनाई जा सके। चीजें थोड़ी डिटेल्स में है तो आपको हो सकता है बोरियत लगे, लेकिन ये आपका काम का है। और अगर बोरियत लगता है तो थोड़ा सा और हम लोग इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। बोला कि ये दक्षिण कोरिया ने कॉन्स्टेलेशन प्रोजेक्ट के लिए नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये जो नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है, कौन? दक्षिण कोरिया ने। तो इसके बारे में जानना जरूरी है। दक्षिण कोरिया ने 2027 तक पृथ्वी की निगरानी के लिए एक सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन बनाने की अपनी योजना को, एक नैनो सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया। अब ये जो नैनो सैटेलाइट लॉन्च किया है तो ये कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। कोरिया स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म नाम है कासा, है ना, नासा, कासा, और अपने भारत का इसरो, और इस तरीके से तमाम सारे यूरोपियन भी उसमें शामिल हैं। उसको भी आप लोग, जाक्सा जैसे जापान वाला है, इस तरीके की, है ना, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कासा, कोरियन एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। सैटेलाइट जब लॉन्च किया गया, इस सैटेलाइट का नाम नैनोसेट 1A है। यह एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी नैनो सैटेलाइट है जिसका कोरियाई प्रायद्वीप आसपास के क्षेत्र निगरानी के लिए डिजाइन किया गया था। इसे अमेरिकी स्पेस कंपनी रॉकेट लैब इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह लॉन्च न्यूजीलैंड के माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया है। तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नाम नैनोसेट 1A, किसने लॉन्च किया, है ना, और क्यों लॉन्च किया? तो कोरिया ने लॉन्च किया। क्यों किया? पृथ्वी की निगरानी करने के लिए। कहां से किया गया? तो न्यूजीलैंड के माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से। ये बात एकदम ध्यान में रखेंगे। माहिया जो प्लेस है कहां पे साहब? न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड में। ये नैनोसेट 1 है, उन 11 नैनो सैटेलाइट ये जो छोड़ेगा उसमें से नंबर दूसरा है। और इसका रीजन ये है, जिन्हें पूरा कॉन्स्टलेशन बनाने के लिए प्लान किया गया। पूरा होने के बाद सैटेलाइट नेटवर्क प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी करने, पृथ्वी की हाई स्पीड रेजोल्यूशन तस्वीर लेने के लिए कोरिया के लिए निगरानी क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करेगा। और कोरिया इस प्रोजेक्ट में कैस्ट, KAIST, कैस्ट, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सहित कई स्थान शामिल है जो इसकी डिजाइन और इंजीनियरिंग में योगदान दे रहे हैं। तो आपको क्या सारी बातें याद रखनी है? नहीं, आपको क्या याद रखना? कासा कहां का स्पेस एजेंसी है? तो आंसर है कोरिया, है ना। किस नाम से छोड़ा है? तो नैनोसेट 1A, है ना, नैनोसेट 1A। कितने छोड़ेगा? 11। कहां से छोड़ा? माहिया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से। कहां पे छोड़ा भैया? न्यूजीलैंड से छोड़ा,
है ना, कोरिया का है लेकिन न्यूजीलैंड के माया लॉन्च कॉम्प्लेक्स से छोड़ा है। इतनी बात आपको पूरा पूरा टॉपिक में याद रखना है। क्या करेगा ये? पृथ्वी की निगरानी करेगा, ठीक है ना। नैनोसेट 1 है। एक वर्ड आया था कॉन्स्टलेशन प्रोजेक्ट, क्या मतलब है इसका? अगर आपको ध्यान हो तो जो अपने ये एलन मस्क भाई साहब हैं, ये करीब 7 से 8 हजार सैटेलाइट छोड़ रखे हैं पूरे अपने अर्थ ऑब्जर्वेटरी में। वो 7 हजार जो सैटेलाइट हैं वो पूरा कवर आउट करता है सब पूरी दुनिया को, वो कहीं भी इंटरनेट स्पेस से प्रोवाइड करवा लेते हैं, इसका वजह है। तो कॉन्स्टलेशन मतलब एक घेरा होता है ना, कॉन्स्टलेशन मतलब एक घेरा, इसकी वजह से वो काम करे। गैडकी और पीएस ने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत लिया है 2026 का। नाम है गैडकी पियर्स। क्या है गैडकी पियर्स? गैडकी का पूरा नाम क्या है भैया? ओलिविया गैडकी जॉन पियर्स। ये 37 सालों में ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स का खिताब जीतने वाले पहली जोड़ी बन गई है, जो 30 जनवरी 2026 को मेलबर्न में जीत लिए हैं। अब ये पॉइंट ये कि ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, क्वेश्चन बस इतना सा ही है। तो ओलिविया गैडकी और जॉन पियर्स। क्या आपको ये सारा बात याद रखने की जरूरत है? तो आंसर है नहीं, बट कॉन्सेप्ट के तौर पे अगर आपको जीएस सेक्शन में कभी जाना पड़े तो सोच लेते हैं कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो जान लेते हैं। ऐतिहासिक उपलब्धि है, 88-89 के बाद अब जाके जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन ने, और पहली बार था जब ऑस्ट्रेलियन जोड़ी ने अपने घरेलू ग्रैंड स्लैम में खिताब बचाया और तमाम सारे वो कॉन्सेप्ट किए। 2026 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का ये 114वां संस्करण इन्होंने जीता है, श्रेणी ग्रैंड स्लैम। अब ये इनामी राशि जरा ध्यान रखिए, कितना बड़ा है भैया, देख लो। 1 21 22 सैकड़ा 4 10 $1,11,50,000। बहुत पैसा है भाई, इसमें 85 90 से मल्टीप्लाई करके देख लो, है ना। इतना पैसा इन्होंने जीता और मेलबर्न विक्टोरिया में। तो इसमें पैसा नहीं याद रखना है साहब, बस इतना याद रखना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का मिक्स डबल किसने जीता है? तो गैडकी और जॉन पियर्स ने। इतनी सी काम की बात थी, इतनी सी काम की बात थी। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपने खूब देखा होगा, बजट भी अभी हम लोग लाएंगे, बजट पे भी चर्चा है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में पहली बार कौन से नए इंडेक्स पे जोर दिया गया? क्वेश्चन यही है। आंसर क्या है? पावर गैप इंडेक्स। पावर गैप इंडेक्स हमारे जो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में पहली बार इस इंडेक्स पे जोर दिया गया था, पावर गैप इंडेक्स। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित, अच्छा, भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 में देश की रणनीतिक प्रभाव क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए पहली बार पावर गैप इंडेक्स का जिक्र किया है। ये जो पावर गैप इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलिया स्थित एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है लोवी इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा विकसित एक इंडिकेटर है जिसके तहत इसको ग्रुप को दिया गया है कि भैया हाँ देखो, जिसका जितना आर्थिक जनसांख्यिक ताकत होगा उसके हिसाब से उस देश का, है ना, पॉजिटिव स्कोर बताता है। तो अगर पॉजिटिव स्कोर है तो ऑब्वियस सी बात है अच्छा है, नेगेटिव है मतलब वो पीछे है। तो ये इंडेक्स बेसिकली क्या दिखाने की कोशिश करता है कि ये भारत का जो पावर गैप इंडेक्स है ना, इसका स्कोर है साहब नेगेटिव। ले भैया कहानी क्या है भैया, इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया कि जो भारत का पावर गैप इंडेक्स स्कोर है वो नेगेटिव है, और यह देश की अपनी रणनीतिक क्षमता से कम प्रदर्शन कर रहा है। भारत का जितना कैपेसिटी उतना प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इतनी सी बात यार में, पावर गैप इंडेक्स में नेगेटिव है। आपसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा कि भारत का पावर गैप इंडेक्स में रैंक कैसा था, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो खाली इतना सा पूछेगा कि पहली बार कौन क्या यूज किया, पावर गैप इंडेक्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स या इन्वायरमेंट इंडेक्स, कुछ भी डेल देगा या इनमें से कोई देगा, तो आपको पावर गैप इंडेक्स की बात करनी होगी। और क्या भैया, जरा से ये देखो, SU-57 क्या है? ये SU-57 आपने सुखोई का नाम तो खूब सुना था, है ना। क्या है ये, जरा जानते हैं। भारत रूस SU-57 फाइटर जेट के ज्वाइंट प्रोडक्शन पर बातचीत कर रहा है, ये एक रिपोर्ट है। तो कौन कर रहा है? भारत और रूस। तो भारत और रूस कर रहा है, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें इसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जरूरी है।
भारत और रूस, भारत में रूसी Su-57 ही 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट है, जिनका ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावना तलाशने के लिए बातचीत हो रही है। यह बात रूस के यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसी और सीईओ वादिम बडेका के हैदराबाद विंग में 2026 एयर शो के दौरान कही। हमने सिर्फ इतनी सी बात रख रही है, Su-57 कहां से लिया जा रहा है, तो भारत और रूस से। इस बातचीत में क्या शामिल है, पहली बात तो यही जान लें, क्योंकि ये 5वीं पीढ़ी का एक स्टील्थ फाइटर जेट है और इसमें मल्टीलेटरल कॉम्बैट मिशन को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। और रूस केवल विमान की सप्लाई की पेशकश कर रहा है, बल्कि भारत में प्रोडक्शन शुरू करने और भारत में फाइटर प्रोग्राम टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने की संभावना भी है ना, दे रहा है। पॉइंट तो अच्छा है, पॉइंट तो अच्छा है भाई, हमारा भला तो भला होना ही है। Su-57E के लाइसेंस और ज्वाइंट प्रोडक्शन पर केंद्रित है, जिसमें सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बातचीत में यही शामिल है और टेक्निकल एडवांटेज पे भी चर्चा की जा रही है। बढ़िया। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल कमलेश मेहता को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। ये क्या बला है, इस पे जरा जानते हैं। टेबल टेनिस फेडरेशन, जैसे कुश्ती महासंघ होता है वैसे टेबल टेनिस महासंघ होता है, वैसे मुक्केबाजी संघ होता है, सबका संघ है। तो उसमें एक सेक्रेटरी साहब है जनरल कमलेश मेहता, इनका नाम है। ये कमलेश मेहता साहब को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? नई दिल्ली में सालाना आम बैठक हुई एजीएम की और उसमें बोला गया कि देखो चल रही जो प्रशासनिक उथल पुथल वो ठीक नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? एक प्रेसिडेंट है टीटीएफआई की मेघना अहलावत ने महीनों के विवादों के बाद एजीएम की मीटिंग बुलाई थी और बोला गया कि देखो मेघना अहलावत को फेडरेशन के अंदर अलग अलग गुटों का प्रतिनिधित्व करते हैं और शेड्यूल फेडरेशन इवेंट्स के कैलेंडर को मैनेज करने को लेकर के गंभीर मतभेद हो रहा है। यानी कुल मिला के ये है कि इनका आपसी मतभेद ही इनको सस्पेंड करवा रहा है। इनका नाम क्या है? कमलेश मेहता। क्या थे ये? टीटीएफआई के यानी टेबल टेनिस फेडरेशन संघ के अध्यक्ष थे। ठीक। अब आपको इसमें कुछ टॉपिक कम मतलब लेस इंपॉर्टेंस वाले दिख रहे होंगे, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले दिख रहे होंगे। तो अगर ये आप पर डे की चर्चा में शामिल हैं तो पर डे की चर्चा में कुछ बातें आपको उस तरीके से भी मिलेंगी जो आपको एक तरीके से ना कि बोलते हैं ना भैया आप प्रतियोगी छात्र हैं तो आपको इन सारी चीजों से अपडेट रहना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी है ये। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो वो आपको नहीं पढ़ना है, जो आप करंट अफेयर रोज पढ़ते हो उसको नहीं पढ़ना है। इस टॉपिक को आप पढ़ें, यहाँ से आप स्लाइड लिए, डाउनलोड किए, पढ़ लिए, आपका काम पूरी तरीके से खलास है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं है साहब कि आप टीजीटी पीएचटी की जो तैयारी करते हो स्पेशली उसी के लिए नहीं है। ये करंट अफेयर सारे एग्जाम को कंपाइल कर रहा है, इंक्लूडिंग यूपी पीएससी, स्टेट पीसीएस जितने भी हैं वो पूरे, है ना। इसमें वनडे भी शामिल है, जैसे लेखपाल हो गया, यानी यूपी ट्रिपल एससी वाले जितने भी वैकेंसी हो गई, इस सब को क्या कर रहा है? एक में समाहित कर रहा है। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को आप आजमाएंगे, 1 महीने तक आप कंप्लीटली इसको फॉलो करेंगे तभी, है ना। कंटेंट बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। और आपको निश्चित रूप से पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह, पिछले वाले में क्या था, हमने कहा था भैया देखो आपको 90% 80% की गारंटी पूरी तरीके से मिलेगी इस वाले करंट अफेयर की स्लाइड से पिछले 12 महीनों में, और जो कि हुआ भी है, हमने दिखाया भी है प्रूफ। और इसमें क्या है, आपको 100% तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि 100% कुछ जैसा एब्सोल्यूट मेजोरिटी जैसा कुछ वर्ड होता नहीं है। तो भैया 90% से आप ऊपर इसमें 5% और बढ़ाओ, जिसमें फायदा आपको मिलेगा कि इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कुछ भी छूट नहीं रहा है, ये अंडर गाइडलाइंस में बन रहा है। ये करंट अफेयर भारत ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए किस परमाणु ईंधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है? तो आंसर है थोरियम। क्वेश्चन यही था, बट इसके पीछे, थोरियम के पीछे की कहानी जरा हम लोग जान लेते हैं। क्या है कहानी? भारत अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए थोरियम आधारित जो अपना प्लांट है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। ये डेवलपमेंट क्यों कर रहा है? क्योंकि देश की जो लंबे समय से चली आ रही परमाणु रणनीति का जो हिस्सा है वो आयातित यूरेनियम पे अधिक डिपेंडेंसी दिखाती है। यूरेनियम ही नहीं तो हमारा पूरा का पूरा जो इस तरीके का नाभिकीय वाला पूरा सेक्टर है वो खत्म हो जाएगा। तो भारत कह रहा है कि देखो थोरियम क्यों जरूरी है? थोरियम का बड़ा भंडार है भारत के पास, इसलिए जरूरी। पहला बात, थोरियम हमारे पास बहुत सारी है। मोनाजाइट आपने सुना होगा, है ना। मोनाजाइट जो रेत होती है उसके अंदर से निकाला जाता है।
और ये अपने पास खूब सारा है, लेकिन यूरेनियम का जो मात्रा वो सीमित है, और थोरियम जो है दीर्घकालिक स्रोत बन सकता है, इसलिए हम इस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। थोरियम सीधे ऊर्जा तो नहीं उत्पन्न करता, इसे परमाणु रिएक्टरों के अंदर एक विखंडनी सामग्री जिसको यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाना है, उस पर डेवलप करके बाद में इसको यूज किया जाता है। इस उत्पादन के जरिए आयातित यूरेनियम पर निर्भरता हो जाएगी कम। पहले जो पूरा का पूरा सोर्स ही यूरेनियम था, अब हमको सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ताकि अपनी रिसर्च अवस्था में आ जाए, बस हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ये आपको 31 जनवरी का रहेगा, है ना, क्योंकि ये रोज बेसिस पे है, तो आपको संडे ऑफ रहेगा, मंडे से लेकर के सैटरडे तक ये पूरा का पूरा स्लाइड आपके लिए रहने वाला है। अब इसमें आप अपने काम के टॉपिक क्या करेंगे, एक पेज बना दीजिए, एक पूरी कॉपी छोटी सी बना लीजिए, जिसमें कुछ नहीं तो 60 से 100 पेज हों, है ना। इस कॉपी के अंदर आपको डेट डालनी है, और आपने फरवरी महीने से स्टार्ट कर लेना है। उस फरवरी महीने से जो मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपको बताए, वो टॉपिक नोट डाउन कर लेंगे, वही आपका एग्जाम का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट पढ़ना तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल पे 5 मिनट में पढ़ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, आज के लिए धन्यवाद।